मेरे मित्र, जिंदगी आसान नहीं होती है, जिंदगी को मेहनत करके आसान बनाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के बारे में। इनसे पहले चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझाया गया है विस्तार से। उस पर 4 वीडियो बना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 4, ठीक है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से चले जाइए और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे अध्याय 2 में राजा, किसान और नगर के बारे में। यह पार्ट नंबर 1 का वीडियो पार्ट 1 होगा चैप्टर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता में आप लोग एक पॉइंट पढ़े थे जो कि आप नहीं देखे। अगर हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण वो वाला वीडियो तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने यह भी बताया और बुक भी बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में एक प्रमुख कारण था आर्यों का आक्रमण। जी दोस्तों, आर्यों का आक्रमण सही में हुआ था। आर्यों का आक्रमण के बाद ही हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की विस्तार हुई। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता कौन सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का भाषा जो रहता था वो संस्कृत में लिखा जाता था। और वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा? तो आपको जैसा कि पता होगा कि सबसे पुरानी जो वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना भी इसी काल में हुई, वैदिक सभ्यता के, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता रख दिया गया। सभ्यता का जो काल होता था, समय जो था, वह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का काल था। आप लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व था। इस पर मतभेद है पुरातत्वविदों का, लेकिन जो सटीक मानना आ रहा है यह 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व ही माना जाता है। उसके बाद आया हर्यंक वंश, नाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश। आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा मौर्य वंश के बारे में ही क्वेश्चन बनता है और पूरी चैप्टर मौर्य वंश के पर ही आधारित है और थोड़ा मोड़ा वैदिक काल पर। तो हम लोग सीधे वैदिक काल से मौर्य वंश पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच के जो समय है उसकी जानकारी हमें हासिल करना जरूरी है। तो इसके बारे में हम डिटेल से नहीं जानेंगे। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि कौन सा सभ्यता या कौन सा वंश कितने काल से कितने काल तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का काल आप जान लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ से। वैदिक सभ्यता है 1500 से 600 बीसी और हर्यक वंश है 544 से 412 बीसी और नाग वंश है 412 से 344 बीसी, नंद वंश है 344 से 321 बीसी और मौर्य वंश है 321 से 185। वैदिक सभ्यता जो है वो 2 काल में बांटा गया है। पहला है एक ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता जो है वह 2 काल में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जबकि उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व होगा। ये है ऋग वैदिक काल का समय और ये है उत्तर वैदिक काल का समय। समझ में आ रहा है बात? तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछेगा कि वैदिक सभ्यता कितने काल में बटा हुआ था? तो 2 काल में, पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। अच्छा, ऋग्वेद की रचना हुई इसलिए इस समय का नाम ऋग वैदिक काल हो गया। और उसके बाद यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद जो वेद का रचना हुआ, जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद का जो रचना हुआ, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। क्लास 12 में आपके सिलेबस में जो है वो मौर्य वंश से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग मौर्य वंश को ही जानेंगे। तो चलिए, मौर्य वंश जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि मौर्य वंश विस्तार कैसे हुआ, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया और मौर्य वंश, ठीक ना,
से पहले कौन सा वंश था? तो मौर्य वंश से पहले आपका नंद वंश था। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक थे महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद ने चाणक्य गुरु को बेइज्जती के साथ अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था, ठीक ना। तो उन्होंने यह बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक इंसान को घनानंद से युद्ध करवाया। तो घनानंद को पराजित कर दिया गया, ठीक ना। घनानंद पराजित होने के बाद चाणक्य गुरु के द्वारा बताया ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और वह बहुत ही लंबा समय तक यह शासन चला। 321 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक। आपका यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनते हैं। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में अभिलेख के बारे में और लिपियां के बारे में। सबसे पहले कौन सी लिपि को पढ़ा और किसने पढ़ा और लिपि पढ़ने से क्या क्या फायदे। आपको बता देते हैं कि लिपि पढ़ने के बाद ही इस वंश, ये वंश चाहे ये वंश, इन सभी की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो चलिए वो कौन से इंसान है उनको जो जान लेना बहुत ही जरूरी है। उनके बारे में ऑब्जेक्टिव हर साल पूछेगा ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जेम्स प्रिसेंट। उन्होंने 1830 के दशक में, दशक का तात्पर्य होता है उससे आगे की 10 साल, यानी कि अगर 1830 के दशक बोला जाए तो 1830 से लेकर 1840 तक के समय। तो 1830 के दशक में जेम्स प्रिसेंट नामक व्यक्ति जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने खरोष्ठी एवं ब्राह्मणी लिपि को पढ़ डाला। और जब खरोष्ठी एवं ब्राह्मणी लिपि को पढ़ डाला तो उसके आरंभिक समय की, यानी कि उससे पहले की जितने भी सभ्यता था, जितने भी कार्य हुआ था, उन सभी को अच्छे से उसने पढ़ लिया। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कोई भी राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में लिखित जानकारी नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय का कोई भी लिपि पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन इस समय का जो था 1830 दशक में खरोष्ठी एवं ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेंट व्यक्ति ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो उन्होंने जितने भी मतलब कि सिक्का खोजा है ना, या फिर कुछ दूसरे प्रकार के वस्तु मिला, अभिलेख मिला, तो उन पर उनको ज्यादातर एक शब्द मिल रहा था देखने को, वह मिल रहा था पियदर्शी। पियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, ठीक है ना। कुछ अभिलेखों पर साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता था अशोक, ठीक है ना। तो और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के ग्रंथों में भी महान शासक अशोक को माना जाता है। तो आगे की जानकारी देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख शास्त्र क्या होता है, अभिलेख शास्त्री क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं अभिलेख के बारे में कि पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। ऐसे आप खल्ली वगैरह लेके चित्र पार दीजिएगा किसी दीवार पे या मिट्टी के बर्तन पे, तो वो अभिलेख नहीं हुआ। आपको बगल में चित्र में दिख रहा है कि अभिलेख क्या होता है, जहाँ पर कि गड्ढा नुमा खोद कर उसके लिखो, जो चित्र में मिल रहा होगा, उस चीज को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। आगे देखिए, तो अभिलेख जो होता था, जो भी व्यक्ति लिखवाते थे, अगर राजा हो या कोई भी महान व्यक्ति हो या जमींदार हो, जो भी अपने बारे में अभिलेख लिखवाते थे, उनके उपलब्धियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके किए गए अच्छे कार्य के बारे में, जो भी कुछ दान दिए, मंदिर बनवाए, किसी ने नहर बनवाए सिंचाई के लिए, या फिर किसानों का कर माफ कर दिए, इस तरह का जो भी उनकी मेन उपलब्धियां थी वो उनके अभिलेखों में लिख दिया जाता था। अभिलेख शास्त्र यह होता है जो जिसमें मतलब कि अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, जिस पुस्तक में, उन्हें अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों के द्वारा अभिलेख के बारे में अध्ययन किया जाता है उन व्यक्तियों को अभिलेख शास्त्री कहा जाता है। कुछ अभिलेखों में तारीख भी मिला है, कुछ दिनांक भी अंकित मिला है। अगर इतिहासकारों को कोई अभिलेख हो, लिपि हो, या किसी भी पुराने बर्तन हो या साक्ष्य कोई भी हो, उस पर अगर उनको तारीख मिल जाता है तो उनको खोज करने में बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाती है। तो कुछ अभिलेख में तारीख मिली है, जिससे कि इन सभी जानकारी को प्राप्त करने में इतिहासकारों की सुविधा भी हुई है। भाषा थी इनका प्राकृत, मुख्य भाषा था। प्राकृत भाषा इसलिए अभिलेखों में लिखा जाता था क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति, प्राकृत भाषा में होता है आम भाषा, जो कि हम लोग सब जान सके, तो उस भाषा में इसलिए लिखा जाता था ताकि उसको सभी लोग आसानी से पढ़ सके। तो यह था
भाषा। ऐसे इसके अलावा तमिल, पाली एवं संस्कृत भाषा में भी लिखा जाता था। तो यह था अभिलेख शास्त्री। आगे हम लोग जानेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। जनपद एवं महाजनपद। जनपद से ही बनता है महाजनपद बना हुआ है। तो जनपद में दो शब्द आता है, एक जन और दूसरा होता है पद। तो जन का अर्थ हो जाता है जनता और पद का अर्थ हो जाता है पैर, यानी कि जनता का जहां पैर पड़े, ठीक है ना, वो होता है जनपद। यानी कि जनता जहां रहने लगे, जहां बसने लगे, वही होता है जनपद। यानी कि कुछ आदमियों का समूह, कुछ घरों का समूह जहां पर एक टोली बनाकर लोग रहने लगे, वो जनपद हुआ। अब एक बात तो फिक्स है कि कोई भी इंसान अपना घर एक जगह से दूसरे घर ले जाए या फिर अपना घर बनाए तो वो 2-4 बातों ध्यान में रखता है कि उसके खाने पीने का सामान, खाना पानी जो भी है, कपड़ा, ये सभी तो उपलब्ध होना चाहिए। तो जनपद जो है, यहाँ पर पहले से भी आदमी थे और कहीं कहीं दूसरे जगह के भी आदमी आए जहाँ की खेती का सुविधा था, खेती करने की सुविधा थी, सिंचाई की सुविधा थी। तो इस धीरे धीरे जो है जनपद जो है, जैसे कि कुछ घर था, कुछ लोग थे यहाँ पर, फिर वो धीरे धीरे ये कुछ और यहाँ पर थे, तो ये बराबर फिर मिलते चले गए, एक इस तरह से टोली बनते चल गया, ठीक है ना, एक बड़ा सा। तो इसका नाम रख दिया गया महाजनपद। अब महाजनपद हो गया, इसमें बहुत सारे लोग रहे हैं तो इसका शासन भी होना चाहिए। तो महाजनपद का शासन राजा के हाथों में होता था। महाजनपद का शासन कौन करता था? राजा करता था। तो महाजनपद का जो है यह 2500 ईस्वी से पहले, आज से लगभग 2500 ईस्वी से महाजनपद शुरू हो गया। महाजनपद में राजा शासन करता है। महाजनपद में शासन कौन करता है? राजा करता है। महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो राजधानी को, महाजनपद में एक राजधानी थी जिस राजधानी को किलेबंदी से घेर दिया जाता था, ठीक है ना, चारों बगल से उस राजधानी को घेर दिया जाता था ताकि दूसरे जनपद या महाजनपद के लोग उस पर आक्रमण न करें। सुरक्षा के लिए घेर दिया जाता था और सुरक्षा की जिम्मेदारी नौकरशाहों एवं सेना को होती थी। तो यह था महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों में भी मिलता है। महाजनपद टोटल 16 थे, ये बात पहले भी बता चुके हैं। टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सभी बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे भी थे। तो 16 महाजनपदों में 7 महाजनपद बहुत ही बड़े थे और प्रमुख थे। उन 7 का नाम मैं लिख दिया हूँ, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, सबसे विस्तृत जो महाजनपद था वो मगध था। उसके बाद गंधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल एवं अवंती, इस 7 महाजनपद प्रमुख थे। वैसे टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो अब हम जानेंगे सबसे पहला महाजनपद सिर्फ मगध के बारे में, क्योंकि मगध से आपका क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही बड़ा साम्राज्य था मगध महाजनपद। ऐसा बड़ा साम्राज्य क्यों था, इसके बड़ा साम्राज्य होने का क्या वजह था, क्या सब जानकारी कि मगध साम्राज्य विस्तृत एवं शक्तिशाली क्यों था, इसके पीछे का क्या कारण था, जो कि सभी महाजनपद यानी कि 15 महाजनपद को पीछे छोड़ के और यह सबसे प्रथम महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। तो यह अभी वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है मगध महाजनपद। जबकि यहाँ की जो प्रमुख था वो पहला नंबर था उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि के वजह से यहाँ अच्छी तरह से खेती हो जाती थी, ठीक है ना। दूसरा नंबर में है सिंचाई की उपलब्धता। खेती में सिंचाई की कमी नहीं हो पाती थी, जब भी समय पड़े किसानों को वह आराम से सिंचाई कर सकते थे अपने फसलों को, जिसके वजह से उन्हें अच्छे मतलब कि फसल उग पाते थे। फिर वहाँ पे कोई आदमी भूखा नहीं रह पाता था, राजा को कर अच्छा से मिल पाता था। उसके बाद है लोहे की खाद्यान्न, जो कि अभी बिहार से झारखंड अलग हो चुका है, तो झारखंड भी पहले बिहार का हिस्सा था। तो लोहे की खाद्यान्न बड़ी मात्रा में मिलती थी और उस लोहे के मदद से अच्छे हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, और वह हथियार और औजार अपने जैसे दुश्मनों के जो भी आक्रमण होता था उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और लोहे का इस्तेमाल ज़्यादातर इसलिए करते थे कि लोहे टिकाऊ होता है, ज़्यादा दिनों तक उनका हथियार औजार सुरक्षित रहता था। जंगलों में हाथी भी मिलती थी। मगध के जो क्षेत्र थे उधर जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी। वह हाथी को आराम से अपना शिकार बनाते थे, उसको पालते थे और हाथी से क्या करते थे, सैनिक के मतलब कि युद्ध के मामले में
हाथी का उपयोग करते थे। उसके बाद में नदियों का आसान रास्ता। पटना में जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी से जो भी नदियों था वो सभी जुड़ा था, कभी भी पानी का इनके पास कोई कमी नहीं था। योग्य तथा शक्तिशाली शासक चाहिए, ठीक है ना। योग्य तथा शक्तिशाली शासक चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस कोई भी अच्छा से अच्छा क्षेत्र वहाँ सब कुछ हो, अगर राजा ध्यान नहीं दे वह क्षेत्र नीचे चले जाता है, वहाँ की कोई भी विकास नहीं हो पाता है, वो वर्तमान स्थिति हो या पहले की स्थिति हो। वही बात है कि मगध के जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही ईमानदार एवं शक्तिशाली हुआ करते थे। बिंबिसार हो गए, महापद्म नंद हो गए, इस प्रकार के जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इस वजह से मगध आगे बढ़ पाया। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी और 4वीं शताब्दी में इसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया और अभी वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना है, ठीक ना। तो यह चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। पार्ट मतलब कि चैप्टर खत्म नहीं हो गया, इसके बाद के जितने भी पार्ट आते हैं उन्हें ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा आपको। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं।